Hello everyone, this is CS Vikram Shnoy and welcome to Affordable Classes। कंपनी लो की क्लास है हमारी। कंपनी लो हम चैप्टर कर रहे थे शेयर कैपिटल जिसमें हम पार्ट सी कर रहे हैं, पार्ट सी। ठीक है ना। आज इस क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है फर्दर इशू ऑफ शेयर। फर्दर इशू ऑफ शेयर। फर्दर इशू ऑफ शेयर का मीनिंग क्या होता है, किस तरह से होता है। जब एक बार कंपनी क्या करती है, अपनी सब्सक्राइब इंक्रीज करना चाहती है, मतलब कंपनी इंक्रीज टू इट इज सब्सक्राइब कैपिटल। व्हेन अ कंपनी propose to increase it is शेयर कैपिटल। जब एक कंपनी अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है देन वो क्या कर सकती है, बाय फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, बाय फर्दर शेयर, बाय इशू ऑफ by further issue by issue of by by issue of further share तो क्या कर सकती है, अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है। क्लियर है। जब कोई भी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो वो फर्दर इशू लगा के, इशू ऑफ फर्दर जो भी है बाय इशू ऑफ शेयर, फर्दर इशू ऑफ शेयर करके वो क्या कर सकती है, अपने कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है। और फर्दर इशू ऑफ शेयर कितनी तरह का होता है, इसमें आता है सबसे पहले राइट इशू। क्या आता है, राइट इशू। दूसरा आता है इसोप या इसोस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तीसरा आता है इसके अंदर प्रेफरेंशियल बेसिस, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, इशू ऑफ शेयर ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। अब बात करते हैं फर्दर इशू ऑफ राइट इशू। राइट इशू की बात करते हैं सबसे पहले। अगर मैं राइट इशू की बात करूं, जो फर्दर इशू ऑफ शेयर का सेक्शन है वो सेक्शन जो है सेक्शन 62 है। क्या है, सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो राइट इशू का सेक्शन है, राइट इशू का, वो है सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लोज। इशॉप्स का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 62 क्लोज 1, 62 सब सेक्शन 1 क्लोज बी। और जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का जो सेक्शन है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लोज सी। तो ये इसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं राइट इशू। सबसे पहले अगर मैं ब्रीफली डिस्कशन करूं, पहले सबसे पहले जो राइट इशू है वो किसको दिया जाता है। राइट इशू जो है, ये राइट इशू की बात कर रहा है। राइट इशू, राइट इशू हु एट द टाइम, who at the date of the offer are the holder of equity share। मतलब जो राइट इशू दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। राइट इशू किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। इट इज एन ऑफर
राइट इशू की बात करें सबसे पहले, राइट इशू किसको दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। जिस डेट पे ऑफर दिया गया उस डेट पे जो भी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको ये क्या दिया जाता है? ऑफर दिया जाता है। क्लियर? इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑन दूस शेयर, जितना उन्होंने पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है उसके प्रोपोर्शन में उनको क्या किया जाता है? ऑफर किया जाता है बाय सेंडिंग लेटर ऑफ ऑफर। बाय सेंडिंग लेटर ऑफ ऑफर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। उनको क्या किया जाता है कि जितनी परसेंटेज उन्होंने पेड अप शेयर कैपिटल की होल्ड कर रखी है उस प्रोपोर्शनेट में उनको क्या किया जाता है? ऑफर दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, उनको लेटर ऑफ ऑफर सेंड किया जाता है सब्जेक्ट टू सच कंडीशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। अब बात करते हैं इन ईसॉप्स। ईसॉप्स किसको दिया जाता है? कंपनी के एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉय अंडर अ स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सब्जेक्ट टू स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी और ordinary resolution in case of private company subject to such condition has been prescribed। आप रेजोल्यूशन पास करके क्या कर सकते हो? ईसॉप्स कर दे सकते हो। और लास्ट हमारे पास है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ये कहना चाह रहा है कि whether or not those person include the person referred in क्लोज ए और क्लोज बी। हो सकता है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में ये वाले और ये वाले जो पर्सन है वो इंक्लूड है या नहीं है, हो सकता है। If it is authorized by the special resolution, either for cash or for consideration other than cash, if price of such share is determined by the valuation report of the registered value। ये कहना चाह रहा है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कुछ स्पेशल पर्सन को दिया जाता है, ठीक है ना, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पर्सन को दिया जाता है। ये कैश में भी हो सकता है, अदर देन कैश भी हो सकता है, बट इसका वैल्यूएशन आपको रजिस्टर्ड वैल्यू से करवा के चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू राइट इशू के लिए जो सेक्शन बता रखा है वो है सेक्शन 62 क्लोज 1 सबसेक्शन 1 क्लोज ए एंड रूल 12A of the company's share capital and डिवेंचर रूल 2014। ये बात करते हैं। अब जैसे हमने बात की इश्यू ऑफ शेयर, डेफिनेशन क्या होती है राइट इशू की? राइट इशू की डेफिनेशन क्या होती है? इश्यू ऑफ शेयर टू दोस हु एट द डेट ऑफ ऑफर आर द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब जो ये कहना चाह रहा है, राइट इशू कहना चाह रहा है कि इट इज the issue of share to the existing shareholder of the company। right issue क्या होता है? right issue means the issue of share to the existing shareholder of the company in proportion to their paid up share capital on those share in proportion to the paid up share capital on those shares। ये कहना चाह रहा है कि राइट इशू जो होता है इट इज इशू टू whose at the time of offer are the holder of the equity share of the company in proportion to the paid up share capital on user sending a letter of offer by sending a letter of offer। ये कहना चाह रहा है कि ये उन शेयर होल्डर को दिया जाता है, ये उन पर्सन को दिया जाता है कि जो ऑफर के टाइम पे कंपनी के क्या थे? शेयर होल्डर थे।
क्या थे, शेयर होल्डर, मतलब ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू क्या किया जाता है, दिया जाता है बाय सेंडिंग लेटर ऑफ ऑफर। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले राइट इशू करने की क्या क्या कंडीशन है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर मेकिंग द राइट इशू, और द ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस। आप क्या करोगे, लेटर ऑफ ऑफर जिसको नोटिस बोलते हैं, आप वो नोटिस, कंडीशन क्या है सबसे पहले, ऑफ लेटर ऑफ ऑफर, लेटर ऑफ ऑफर जिसको लेटर ऑफ ऑफर भी बोलते हैं, लेटर ऑफ ऑफर आप क्या करोगे, सेंड करोगे किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। उसमें क्या बताओगे, उसमें स्पेसिफाई करोगे नंबर ऑफ शेयर ऑफर, कितने नंबर ऑफ शेयर आप ऑफर कर रहे हो, एंड लिमिटिंग अ टाइम नॉट लेस देन 15 days for such lesser number of days as may be prescribed and not more than 30 days from the date of the offer within which the offer if not accepted shall be deemed to have been declared। और आप एक टाइम पीरियड भी दोगे, मिनिमम टाइम पीरियड कितना होगा, मिनिमम कितना होगा 15 days और मैक्सिमम कितना होगा 30 days। एक टाइम पीरियड दोगे जिसमें आप बता के चलोगे कि अगर इस टाइम पीरियड के अंदर आपने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका जो ऑफर है वो क्या हो जाएगा, हम मान लेंगे डिक्लाइन हो जाएगा। समझ आ गई। ऑफर शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूड राइट ऑफ रिनोवेशन। रिनोवेशन का मीनिंग होता है राइट ऑफ कैंसिलेशन, मतलब सरेंडर का राइट, किसी और के बारे में सैक्रिफाइस करना। रेनोवेशन का मीनिंग होता है अपने राइट को किसी दूसरे के फेवर में सैक्रिफाइस कर देना, सैक्रिफाइस कर देना, राइट को कैंसिल कर देना। द ऑफर होता है shall be deemed to right of renovation unless the article of the company otherwise provide notice refer or shall contain a statement of this right। भाई आर्टिकल में जब तक कुछ ना लिखा हो, ऑफर के अंदर राइट ऑफ रेनोवेशन से लेके स्टेटमेंट कंटेन होगी। तो क्या होता है, मतलब ऑफर के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर बता के चलोगे कितना देना है, मिनिमम पीरियड 15 दिन का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 दिन का आप पीरियड दोगे, जिसमें आप ये बता के चलोगे कि अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो हम मान लेंगे कि वो डिक्लाइन हो गया है। ऑफर के अंदर राइट ऑफ रेनोवेशन भी आएगा जिसमें आप अपने राइट को छोड़ सकते हो, किसी दूसरे के फेवर में सेक्रीफाइस कर सकते हो। अगर आर्टिकल ने कुछ ना बताया हो, अनलेस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड एंड द नोटिस रेफर अबव शैल कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ दिस काइंड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। If the offer is rejected by the equity shareholder after the expiry of the time specified in the notice aforesaid, or on receipt of earlier intimation from a person to whom the notice is given that he declined to accept the share offer, the board of directors may dispose of them in such a manner which is not disadvantageous to the shareholder of the company। ये कहना चाह रहा है कि भाई जिन शेयर होल्डर को ऑफर दिया गया था, ऑफर दिया गया था, अगर टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद, अगर टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद वो ऑफर को रिजेक्ट कर दे, वो ऑफर को रिजेक्ट कर दे, या फिर पहले ही इंटीमेट कर दे, पहले ही इंटीमेट कर दें कि वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो शेयर्स उनको ऑफर किए जा रहे थे, तो जो शेयर उनको ऑफर किए जा रहे थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन शेयर्स को डिस्पोज कर देगी, उन शेयर को डिस्पोज ऑफ, खत्म कर देगी, उन शेयर को डिस्पोज ऑफ कर देगी
बस इन सच अ मैनर विच इज नॉट डिसएडवांटेजेस टू द शेयर होल्डर एंड कंपनी, उस मैनर में कि वो कंपनी और शेयर होल्डर के लिए क्या ना हो, डिसएडवांटेजेस ना हो। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर अगर ऑफर रिजेक्ट कर दिया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा, शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दिया गया था बट उन्होंने ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, है ना, या फिर उन्होंने पहले ही अपना क्या कर दिया, इंटीमेशन दे दी कि भाई हम ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, जो जो ऑफर लेके आए थे, जिन शेयर को वो ऑफर कर रहे थे, उन शेयर को वो क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे, खत्म कर देंगे। समझ आ गया। मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस, जो ये आप ऑफर दोगे, जो लेटर ऑफ ऑफर दोगे या जो नोटिस दोगे आप, वो किसके थ्रू दोगे, द सेड नोटिस शैल बी डिस्पैच्ड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, या तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से दोगे या स्पीड पोस्ट से दोगे या कोई ईमेल के थ्रू दोगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू दोगे या कुरियर के थ्रू दोगे या एनी अदर मोड हैविंग प्रूफ ऑफ डिलीवरी टू ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट लीस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। इशू मतलब राइट इशू के ओपन होने से 3 दिन पहले, राइट इशू के ओपन होने के 3 दिन पहले आप क्या करोगे, नोटिस भेजोगे। नोटिस किसके थ्रू भेजा जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, कुरियर के थ्रू या किसी भी मोड ऑफ डिलीवरी के थ्रू जिसके प्रूफ, जिसमें क्या हो, प्रूफ ऑफ डिलीवरी हो, तो आप उसमें 3 दिन पहले, ओपनिंग ऑफ द इशू से 3 दिन पहले आप क्या कर सकते हो, नोटिस भेज सकते हैं। राइट टू रिनाउंस द ऑफर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू रिनाउंस। राइट टू रिनाउंस क्या होता है, बात करते हैं। Unless the article of the company otherwise provide, director must state in the notice of offer of right shares the fact that the shareholder has also the right to renounce the offer in whole or in part in favor of some other person। राइट का रिनाउंस का मीनिंग होता है, राइट टू रिनाउंस का मीनिंग होता है अपने राइट को, अपने राइट को सैक्रिफाइस कर देना, अपने राइट को सैक्रिफाइस कर देना किसी दूसरे पर्सन के लिए, किसी दूसरे पर्सन के लिए, किसी दूसरे पर्सन के लिए अपने राइट को सैक्रिफाइस कर देना। जब नोटिस भेजा जाएगा, जब नोटिस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भेजा जाएगा, जब नोटिस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भेजा जाएगा तो उस नोटिस के अंदर, तो उस नोटिस के अंदर एक स्टेटमेंट होगी, एक स्टेटमेंट होगी। और क्या स्टेटमेंट होगी, भाई अगर आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप किसी दूसरे पर्सन के फेवर में अपने राइट को क्या कर सकते हो, रिनाउंस कर सकते हो। Unless the article of the company otherwise provide, the director must state in the notice of offer of the right issue the fact that shareholder have also the right to renounce the offer in whole or in part, या तो पूरे का पूरा या in part में in favor of some other person। However, in case of private company, 90% of the member of private company have given their consent in writing or in electronic mode the period lesser than those specified in the subset clause shall apply। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि भाई राइट टू रिनाउंस का मीनिंग होता है कि अपना राइट किसी दूसरे के फेवर में सैक्रिफाइस कर देना। अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 90% of the member of private company has given their consent in writing or in electronic mode the period lesser than those, or the period lesser than those specified in said subclause or subclause shall apply। The provision in section, जो प्रोविजन है सेक्शन 62 के एप्लीकेबल होते हैं हर तरह की कंपनी में, सिर्फ निजी कंपनी को छोड़ के ये जो सेक्शन 62 के प्रोविजन है वो सारी की सारी कंपनी पे एप्लीकेबल हो गया पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या है,
रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है राइट इशू के केस में। द रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 62 ऑफ द एक्ट रिगार्डिंग द इशू ऑफ फर्दर शेयर डू नॉट अप्लाई टू। जो रिस्ट्रिक्शन है सेक्शन 62 के अंदर, जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है रिगार्डिंग द इशू ऑफ फर्दर शेयर, फर्दर इशू ऑफ शेयर, हाँ, रिगार्डिंग द फर्दर इशू ऑफ शेयर, वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होती? इंक्रीज ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी caused by the exercise of option as a term attached to debenture issue or loan raised by company to convert such debenture or loan into the share of the company। भाई अगर जो ये सेक्शन 62 है ना, अब जब ये लिखा जा रहा है कि भाई एक कंपनी सिर्फ 3 तरीकों से अपनी क्या कर सकती है? इंक्रीज कर सकती है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को। सेक्शन 62 के अंदर क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 62 के अंदर लिखा हुआ है कि भाई एक कंपनी जो है अपनी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को, अपनी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है। और वो कैसे कर सकती है? राइट इशू के थ्रू, इशॉप्स के थ्रू, बस, या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू। ये 3 तरीकों से ही कर सकते हैं। बट ये कहना चाह रहा है कि भाई आप, सेक्शन 62 कहता है कि अगर आपको इस तरह से अपनी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है, बाय इशू फर्दर इशू ऑफ शेयर करना है आपको, तो सिर्फ आप इन 3 तरीकों से कर सकते हो। सेक्शन 61 कहता है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन है ये कब अप्लाई नहीं होती? मान लो अगर आपकी सब्सक्राइब कैपिटल इंक्रीज हुई है, किसकी वजह से इंक्रीज हुई है? भाई आपने कोई कन्वर्टिबल डिबेंचर जो थे, आपने कोई कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किए थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, आपने मान लो कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किए और आपने ऑप्शन दिया डिबेंचर होल्डर को कि भाई आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप कन्वर्ट करा सकते हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर। अगर क्या है, वो ऑप्शन एक्सरसाइज करके अगर जो डिबेंचर्स हैं, जो लोन है, कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी में, जिसकी वजह से सब्सक्राइब कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो वहां पे जो ये रिस्ट्रिक्शन है 62 की वो एप्लीकेबल नहीं होती। समझ हो गया? The term of issue of such debenture or loan containing such an option have been approved before the issue of such debenture or the raising of loan by special resolution passed by the company in the general meeting। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो ये टर्म होगी इशू ऑफ शेयर, जो ये कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, आप जो कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू कर रहे हो, या फिर जो आप कन्वर्टिबल कोई भी लोन है जो कि एक टाइम बाद डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें आप ऑप्शन देते हो किसको? लैंडर को। आप ऑप्शन देते हो क्रेडिटर्स को कि आप अपना जो अमाउंट है, आप अपना अमाउंट कन्वर्ट करवा सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। तो वही जो ये टर्म होगी, जो ये कंडीशन होगी, ये अप्रूव होनी चाहिए किसके द्वारा? स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा। ये पहले ही आप जब डिबेंचर इशू करोगे उससे पहले ही जो ये कन्वर्जन वाली जो टर्म है, जो कंडीशन है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा क्या होनी चाहिए? अप्रूव होनी चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। पहला समझ आ गया? दूसरा कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती रिस्ट्रिक्शन? कन्वर्जन ऑफ पार्ट और होल ऑफ द डिबेंचर इशू टू और लोन ऑब्टेन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इन शेयर ऑफ द कंपनी in pursuance of direction issued by the government in public interest on such terms and conditions has appeared to be fair and reasonable to the government, even if the term of issue of such debenture or note do not contain a term provide for option such conversion। मान लो किसी कंपनी ने गवर्नमेंट से क्या लिया? कोई लोन लिया, या फिर गवर्नमेंट को डिबेंचर इशू किया। कंपनी ने गवर्नमेंट से कोई लोन लिया या गवर्नमेंट को डिबेंचर इशू करके पैसा रेज किया। गवर्नमेंट ने अगर डायरेक्शन दी है
तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कन्वर्ट करा सकती है पूरा अपने किसी भी डिवेंचर को, लोन को इक्विटी शेयर के अंदर, चाहे उसके बारे में टर्म्स कंडीशन में पहले कुछ लिखा हो या ना लिखा हो। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई कन्वर्जन करना, भाई इस डिवेंचर का, इस लोन का कन्वर्जन करना किसमें, कन्वर्जन करना किसमें, इक्विटी शेयर होल्डर में मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में है, पब्लिक हित में है। तो भाई वो क्या कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कंपनी को कि भाई जो ये आपने लोन ले रखा है हमें, इसके बदले में हमें कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर दे दीजिए, ठीक है ना। बेशक टर्म्स कंडीशन पहले ये इशू के टाइम पे हो या ना हो, बट गवर्नमेंट के पास क्या है, ऑप्शन। Where the terms condition of such conversion are not acceptable to the company. मान लो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी बट कंपनी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। Where the terms and condition of such conversion are not acceptable to the company, it may within 60 days from the date of communication such order appeal to the NCLT tribunal, which shall after hearing the company and government pass such order as it date। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोई कंपनी को जो ये गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है कन्वर्जन वाला, इससे खुश नहीं है गवर्नमेंट, वो कंपनी, तो कंपनी क्या कर सकती है, एनसीएलटी के अंदर जाके अपील फाइल कर सकती है, ट्रिब्यूनल के अंदर जाके अपील फाइल कर सकती है। और जैसा भी होगा पार्टी को या गवर्नमेंट को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, ऑर्डर पास करके यहाँ पर चल सकता है। समझ आगे बात करते हैं। In determination that terms and conditions of conversion under section 62 subsection 4, the government shall have due regard to the financial position of the company, the term of issue of debenture or loan as the case may be, the rate of interest payable on such debenture or the loan and such other matter has to be considered। जब कंपनी क्या करेगी, जब इस कन्वर्जन के लिए टर्म्स एंड कंडीशन को जब गवर्नमेंट जो है कन्वर्जन करने के लिए जो लोन लिया हुआ था कंपनी ने गवर्नमेंट से, या डिवेंचर इशू किए गए थे कंपनी के द्वारा किसको, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जब टर्म्स डिसाइड कर रही है कन्वर्जन की, है ना, जब टर्म एंड कंडीशन डिसाइड करेगी कन्वर्जन की, तो क्या होगा, गवर्नमेंट जो है देख के चलेगी, गवर्नमेंट शैल कंसीडर करेगी क्या, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को भी कंसीडर करेगी, देख के चलेगी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ना। वो ये भी देख के चलेगी कि किस टर्म्स के ऊपर डिबेंचर्स को इशू किया गया था, किस टर्म्स के ऊपर डिबेंचर को इशू किया गया था, वो भी देख के चलेगी, या किस टर्म्स के ऊपर क्या हुआ था, लोन दिया था। तो ये सारे के सारे क्या करेगी, कंडीशन भी देख के यहाँ पर चलेगी। समझ आगे बढ़ती है। Where the government has, जहां पर where the government has by an order made under section 62 subsection 4 directed that debenture loan or any part thereof shall be converted into share in a company, into equity share in a company, and no appeal has been preferred to the tribunal under section 62 subsection 4, or where such appeal has been dismissed, memorandum of such company shall, where such holder as effect of increase the authorized share capital of the company stand altered. Authorized share capital of such company stand increased by the amount equal to the amount of value of share which such debenture or loan or part thereof has been converted। मान लो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि भाई गवर्नमेंट ने कंपनी को क्या किया, गवर्नमेंट ने कंपनी को डायरेक्शन दी, गवर्नमेंट ने कंपनी को बोला, गवर्नमेंट ने कंपनी को डायरेक्शन दी, गवर्नमेंट ने कंपनी को डायरेक्शन दी, भाई क्या है, जो आपने हमें लोन दे रखा है, जो आपने हमें डिबेंचर दे रखे हैं, आप इनको इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए, गवर्नमेंट ने कंपनी को बोला, ठीक है ना। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने
अपील हो सकता है अपील फाइल ना की हो, अपील फाइल नहीं की, ना ही अगर अपील फाइल की है तो कंपनी की अपील जो है डिसमिस हो चुकी है। और अब क्या है, अब कंपनी को उस डिबेंचर को, कंपनी को जो डिबेंचर इशू किए गए थे गवर्नमेंट को और जो लोन लिया हुआ था गवर्नमेंट से, तो कंपनी को उस गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेगा। बट उन इक्विटी शेयर को इशू करने की वजह से कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या हो रही है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर कन्वर्जन की वजह से कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथोराइज शेयर कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करनी पड़ेगी, वहां पर उसे अपना ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी। कितने अमाउंट से इंक्रीज करनी पड़ेगी, जितने अमाउंट का कन्वर्जन है ना, उतने अमाउंट की उसको क्या करनी पड़ेगी, इन वो अल्टरेशन करनी पड़ेगी अपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल के अंदर अंडर दी कैपिटल क्लोज। समझ आ गई? तो ये था पूरा राइट इशू, ये पूरा क्या था, राइट इशू। होप सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। आगे बात करते हैं ईसोप्स क्या होता है। ईसोप क्या होता है, ईसोप राइट इशू तो दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ईसोप जो होता है वो एम्प्लॉइज के लिए एक ऑप्शन होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की। इसके लिए जो सेक्शन है ईसोप्स की, अगर मैं बात करूं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ईसोप्स। अब ये होता क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज बी है, सॉरी है बी, ये बी है, इसको बी कर लेना, ये बी है। एंड रूल 12, रूल 12 ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, रूल 2004। इसका सेक्शन जो है सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज बी एंड रूल 12 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014। बात करते हैं ईसोप्स होता क्या है, ईसोप्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। ईसोप्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, यह स्कीम क्या होता है। सेक्शन 2 क्लोज 37, इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है वो सेक्शन 2 क्लोज 37 में दे रखी है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मींस ऑप्शन गिवन टू, इसका मीनिंग क्या होता है, ऑप्शन गिवन टू दी डायरेक्टर। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मीनिंग होता है ऑप्शन गिवन टू दी डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंपनी। इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या फिर ऑप्शन दिया गया है कंपनी के एम्प्लॉय डायरेक्टर की होल्ड मतलब क्या करना चाह रहा है, ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या फिर इट्स होल्डिंग कंपनी, या फिर इट्स सब्सिडरी कंपनी। इसकी होल्डिंग कंपनी के, इसकी सब्सिडरी कंपनी के, या खुद कंपनी को उसके एम्प्लॉय ऑफिसर डायरेक्टर को अगर कोई ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है टू परचेज
टू परचेज और टू सब्सक्राइब, to subscribe the share of a company at a future date at predetermined price। अगर एक कंपनी ने, इसमें क्या लिखा गया है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो होता है ये एक ऑप्शन होता है जो दिया जाता है किसको, कंपनी के डायरेक्टर को, कंपनी के ऑफिसर्स को, कंपनी के एम्प्लॉयज को। ये क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होता है जो दिया जाता है कंपनी के डायरेक्टर को, कंपनी के ऑफिसर को, कंपनी के एम्प्लॉय को ऑफ द कंपनी, या फिर जो ये कंपनी है इसकी होल्डिंग कंपनी के किसी डायरेक्टर को, ऑफिसर को, एम्प्लॉय को, या इसकी सब्सिडरी कंपनी के किसी डायरेक्टर या ऑफिसर्स को, एम्प्लॉय को। और इसमें क्या दिया जाता है, इसमें राइट दिया जाता है टू परचेज और टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट प्रीडिटरमाइंड प्राइस। कि भाई आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के अंदर कंपनी के ऑफिसर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर को ये बोला जाता है कि भाई आपको हम राइट देते हैं, आप ये शेयर इस प्राइस पे, इस डेट पे ले सकते हैं। समझ आ गई। अगर आपको इस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम लेके आनी है, पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग पास करना पड़ेगा। और प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं, इनको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब हमारे पास आता है एम्प्लॉय क्या होते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय का मतलब होता है परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो या तो इंडिया में काम कर रहे हैं या इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय का मीनिंग यहाँ पे क्या है, a permanent employee of the company who has been working in India or has been outside India। या फिर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, whether a full time director but not excluding an but or not but excluding an independent director। डायरेक्टर का मतलब होता है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो फुल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, बट इस डायरेक्टर के अंदर कौन नहीं आता, इस डायरेक्टर के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। समझ आ गए। एम्प्लॉय डिफाइन, एन एम्प्लॉय हैज डिफाइंड इन क्लोज ए एंड क्लोज बी ऑफ सब्सिडरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड। मतलब जो ये एम्प्लॉय बताए गए हैं, ये इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी के भी हो सकते हैं, ये इस कंपनी की या तो होल्डिंग कंपनी के भी हो सकते हैं या सब्सिडरी कंपनी के भी क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉय या डायरेक्टर हो सकते हैं, उनको भी आप इस ओर से दे सकते हैं। ठीक है ना। बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, एम्प्लॉय हु इज अ प्रमोटर और अ पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रमोटर। अगर कोई एम्प्लॉय है वो कंपनी का प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है, उसको एम्प्लॉय की डेफिनेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरा, डायरेक्टर हु आइदर हिमसेल्फ, जो या तो खुद से या थ्रू इज रिलेटिव या थ्रू any body corporate directly or indirectly hold more than 10% of the outstanding equity share of the company। अगर कोई डायरेक्टर या तो खुद से या अपने रिलेटिव के द्वारा किसी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर या किसी बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा कंपनी के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है, 10% आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर का अगर होल्ड कर रहा है, तो उसको भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। समझ आगे बात करते हैं। जब रेजोल्यूशन पास होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के लिए, तो नोटिस के साथ क्या जाएगी, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी। नोटिस के साथ क्या जाएगी, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या डिटेल आएगी वो बात करते हैं। जब आप जनरल मीटिंग के लिए शेयर होल्डर को नोटिस भेजोगे, रेजोल्यूशन पास करने के लिए शेयर होल्डर को नोटिस सेंड करोगे, तो नोटिस के साथ क्या जाएंगी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी।
एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, क्या क्या चीजें उसके अंदर दी जाएगी बता देते हैं। While taking decision, it is important that all the information provided with regard to the matter, भाई क्या है, शेयर होल्डर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। Hence rules 12 sub rule 2 state that company shall make following disclosure in the explanatory statement attached to the notice for passing the resolution। अब इसमें क्या होगा, रेजोल्यूशन की नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी। नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक ऑप्शन टू बी ग्रांटेड, कितने नंबर ऑफ शेयर का स्टॉक ऑप्शन आप ग्रांट कर रहे हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ एम्प्लॉय एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, भाई वो कौन से एम्प्लॉय हैं, वो कौन सी क्लास ऑफ एम्प्लॉय हैं जो जिनके पास राइट है, जिनके पास राइट है। एंटाइटल का मीनिंग होता है हैव राइट, जिनके पास राइट है टू पार्टिसिपेट इन द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। पॉइंट नंबर सी, द अप्रेजल प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, भाई अप्रेजल प्रोसेस क्या होगी कि जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल है किस चीज में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के अंदर। रिक्वायरमेंट ऑफ वेस्टिंग एंड पीरियड ऑफ वेस्टिंग, मैक्सिमम पीरियड विद इन विच ऑप्शन शैल बी वेस्टेड, एक्सरसाइज प्राइस एंड फॉर्मूला फॉर अराइविंग द सेम, एक्सरसाइज पीरियड एंड प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज लॉकिंग पीरियड। अब ये सारी की सारी जो डिटेल है ये नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होगी, उसके अंदर आप बता के यहाँ पर चलोगे। क्लियर है, आगे बात करेंगे। और कौन कौन सी चीजें होंगी जो नोटिस के साथ अटैच होंगी, जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में और कौन कौन सी चीजें आएंगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शन टू बी ग्रांटेड पर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को आप ज्यादा से ज्यादा कितने ऑप्शन ग्रांट करेंगे। मेथड विच द कंपनी शैल यूज टू वैल्यू द ऑप्शंस, ऑप्शंस की वैल्यू को डिटरमाइन करने में कौन सा मेथड कंपनी ने यूज किया है। द कंडीशन अंडर विच ऑप्शन वेस्टेड इन एम्प्लॉय में बी लैप्स, भाई क्या क्या कंडीशन है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के टाइम जो आप लगा के चलोगे। द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विद इन विच द एम्प्लॉय शैल एक्सरसाइज द वेस्टिंग ऑप्शन, एक टाइम पीरियड भी बता के चलोगे जिसमें एम्प्लॉय उस वेस्टिंग ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसमें के अंदर ये सारी चीजें डल के चलेगी, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये इनको आप लर्न करना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फ्री प्राइसिंग इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग पॉलिसी, ये कहना चाह रहा है कि द कंपनी ग्रांटिंग द ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय परसेंट टू द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को जो ऑप्शन दे रही है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का, स्कीम का, विल हैव द फ्रीडम टू डिटरमाइन द एक्सरसाइज प्राइस, कंपनी के पास क्या है, फ्रीडम है, कंपनी के पास फ्रीडम है कि वो एक्सरसाइज प्राइस जो है डिटरमाइन कर सकती है, बट वो एक्सरसाइज प्राइस किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये कहना चाह रहा है द प्राइस the exercise price for the employee stock option scheme shall be in accordance with the accounting policies, in accordance with the accounting policy। तो भाई जो अकाउंटिंग पॉलिसी है जो वो एक्सरसाइज प्राइस उनके अनुसार होना चाहिए, समझ आ गया। इफ एनी रूल 12 सब रूल 4 स्टेट दैट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर by way of separate resolution shall be obtained by the company in case of grant of option to employee of subsidiary or holding company or grant of option to identify employee during any 1 year or equal to or exceeding 1% of the issued capital। कि भाई क्या है, अगर आप होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय को ऑप्शन दे रहे हो या आप एम्प्लॉय को ऑप्शन में 1% या उससे ज़्यादा, है ना, इक्वल टू 1% या उससे ज़्यादा इशू शेयर कैपिटल का 1% या उससे ज़्यादा अगर उसको ऑप्शन दे रहे हो
तो उस केस में भी अलग से क्या होगा, रेजोल्यूशन पास होकर पर चलेगा। आगे बढ़ते हैं। वरिंग द टर्म्स ऑफ ESOPs रिक्वायर्स स्पेशल। मान लो आपने ESOPs की, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन की किसी स्कीम में चेंज करना है, अगर किसी टर्म्स के अंदर, कंडीशन के अंदर क्या करना है, चेंज करना है। वरिंग द टर्म ऑफ ESOPs रिक्वायर्स स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर कंपनी को एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन की किसी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, टर्म एंड कंडीशन के अंदर क्या करना है, चेंज करना है, तो कंपनी क्या करेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसको लगता है कि भाई अगर वेरिएशन करना एम्प्लॉय के इंटरेस्ट में ठीक है ना, तो उसको क्या कर सकती है, चेंज करके ऊपर चल सकती है। मिनिमम 1 year वेस्टिंग पीरियड। Rule 12 sub rule 6 state that there shall be a minimum period of 1 year between the grant of option and vesting of option। भाई क्या कहना चाह रहा है कि 1 साल कम से कम मिनिमम पीरियड क्या होगा, ग्रांट ऑफ ऑप्शन में और वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन में मिनिमम 1 साल का गैप होकर यहाँ पर चलना चाहिए। देयर स्टेट दैट मिनिमम 1, मतलब क्या चाह रहा है, देयर शैल बी अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 year between the grant of option and vesting of option। In case where option are granted by company under employee stock option in lieu of option held by the same person under employee stock option scheme in another company which has merged or amalgamated with the first mentioned company, the period during which option granted by the merging or amalgamated company were held by him shall be adjusted against the minimum vesting period required under this clause। ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो वेस्टिंग पीरियड जो होगा वो मिनिमम कितना होगा, मिनिमम 1 साल का होगा, 1 year। 1 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए, किसमें, ये लॉक इन पीरियड भी कह सकते हैं। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड जो होगा, वेस्टिंग पीरियड जो होगा, जो टाइम पीरियड होगा ग्रांट ऑफ ऑप्शन में, ग्रांट ऑफ ऑप्शन के अंदर एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन के अंदर 1 साल का क्या होना चाहिए, कम से कम टाइम पीरियड होना चाहिए। 1 साल का क्या होना चाहिए, कम से कम टाइम पीरियड होना चाहिए। अब कम से कम टाइम पीरियड होना चाहिए, मान लो 2 कंपनी थी, मिस्टर ए ने ए कंपनी के अंदर कोई ऑप्शन ले रखा था, अब वो ए कंपनी किसी बी कंपनी के अंदर क्या हो गई, मर्ज हो गई। अब यहाँ पे भी इसको ऑप्शन मिल रहा था, जो तो वेस्टिंग पीरियड जो होगा, मान लो यहाँ पे इसने 6 महीने के लिए होल्ड कर रखे थे, तो इसका यहाँ पे 6 मंथ्स क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो उसने यही बोला है, कंपनी हैज द फ्रीडम टू स्पेसिफाई लॉक इन पीरियड। रूल 12 सब रूल 6 क्लोज बी स्टेट दैट कंपनी शैल हैव द फ्रीडम टू स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड फॉर द शेयर इशू पर्सन टू द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। ये कहना चाह रहा है कि कंपनी के पास फ्रीडम है, वो लॉक इन पीरियड स्पेसिफाई कर सकती है। नो राइट ऑफ डिविडेंड एंड वोटिंग राइट टिल एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। जब तक एम्प्लॉई क्या नहीं कर सकता, द Rule 12 sub rule 6 clause C state that employees shall not have right to receive any dividend or voting right in or any manner enjoy benefit of the shareholder in respect of option granted to them till share are issued और एक्सरसाइज होती। जब तक उनको शेयर नहीं इशू हो जाते तब तक एम्प्लॉय के पास क्या नहीं है, कोई भी डिविडेंड नहीं हो सकता, कोई भी वोटिंग राइट नहीं हो सकता, जब तक वो शेयर होल्डर ना बन जाए, जब तक उनको शेयर ना मिल जाए तब तक उनके पास क्या नहीं है, वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कोई डिविडेंड वो रिसीव नहीं कर सकते एम्प्लॉय। फॉरफीचर क्या होता है, रिफंड क्या होता है, फॉरफीचर रिफंड। रूल 12 सब रूल 7 स्टेट दैट अमाउंट इफ एनी पेबल बाय द एम्प्लॉय at the time of grant of option may be forfeited by the company if option is not exercised by the employee within the exercise period। ये कहना चाह रहा है कि भाई ऑप्शन के टाइम पे अगर एम्प्लॉई ने
कोई क्या कर रखा था, अमाउंट दिया था, बट उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, तो उसके अमाउंट को क्या कर लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा। उसके अमाउंट को क्या कर लिया जाएगा, फॉरफिट करके यहाँ पर कर लिया चला जाएगा। समझ आ गई? अमाउंट में बी रिफंडेड टू एम्प्लॉई, द ऑप्शन आर नॉट वेस्टेड ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन रिलेटेड टू द वेस्टिंग ऑप्शन हैज पर दी एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम। और उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा अगर ऑप्शन जो है वेस्ट नहीं हुआ है, ऑप्शन जो है वेस्ट नहीं हुआ है ड्यू टू द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। कंडीशन क्या है? रूल 12 सब रूल 8 स्टेट दैट द फॉलोइंग कंडीशन, द ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉई शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल बाय एनी अदर पर्सन। भाई जिस एम्प्लॉई को ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन जो है ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता किसी दूसरे पर्सन। ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉई शैल नॉट बी प्लेज्ड हाइपोथेकेटेड मॉर्गेज, ना ही इन जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको प्लेज किया जा सकता है हाइपोथेकेट, वो उनको गिरवी नहीं रख सकते। नो पर्सन अदर देन एम्प्लॉई टू होम ऑप्शन इज ग्रांटेड शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। सिर्फ वही एम्प्लॉई ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं जिनको क्या है, जिनको ऑप्शन ऑफर दिया गया है, जिनको ऑप्शन दिया गया है। सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय के लिए ये ऑप्शन रहेगा, दूसरा पर्सन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। दैट परमानेंट डिसेबिलिटी रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय who were granted with option. Rule 12 sub-rule 8 state that in case of event of death of employee while in employment, all the option granted to him till such date shall vest in the legal heir or nominee of the deceased employee. किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिया गया था लेकिन उसकी डेथ होगी तो वो सारे के सारे जो ऑप्शन है वो किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके लीगल हेयर को, उसके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। इन केस ऑफ एम्प्लॉय सफर अ परमानेंट इनकैपेसिटी व्हाइल इन एम्प्लॉयमेंट, all the option granted to him as the date of permanent incapacity shall vest in him on that date। ये कहना चाह रहा है भाई किसी एम्प्लॉय को परमानेंट डिसेबिलिटी होगी, एक्सीडेंट हो गया मान लो, उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई जब वो काम कर रहा था, तो जितना भी ऑप्शन उसको दिए गए थे वो सारे के सारे उसको क्या कर दिए जाएंगे, वेस्ट कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। समझ आ गई? In the event of resignation, termination of employment, all option not vested in the employee as on the date shall expire। मतलब अगर कोई एम्प्लॉई जो है क्या करता है, रिजाइन करके चला जाता है, तो जितने भी ऑप्शन उसको अभी वेस्ट नहीं किए गए थे वो सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। एम्प्लॉई कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन ग्रांटेड टू हिम which are vested within the period specified in this behalf subject to such term condition under the scheme granted such option has a rule by default। मतलब जो ऑप्शन उसको ग्रांट किए गए थे वो एक टाइम पीरियड के अंदर अगर वेस्ट हो जाते हैं उसको तो वैलिड, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के रिगार्डिंग बोर्ड रिपोर्ट में भी प्रॉपर क्या होगा, डिस्क्लोजर दिया जाएगा, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी डिस्क्लोजर दिया जाएगा। और ESOPs के रिगार्डिंग एक रजिस्टर पूरा मेंटेन होगा। रजिस्टर कौन से फॉर्म में मेंटेन होगा, SS6 के अंदर। जिस भी एम्प्लॉय को प्रॉपर ऑप्शन दिए जाएंगे उस एम्प्लॉय की प्रॉपर डिटेल जो है उसका नाम प्रॉपरली क्या किया जाएगा, इस रजिस्टर के अंदर मेंटेन किया जाएगा और उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा।